अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 4 का छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 4.8 बुक के पेज नंबर 90 के ऊपर गिवन है, इसको कवर करेंगे। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हों, जिन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। तो उन फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से अगर बॉडी पे उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए, यानी उनका जो टोटल इफ़ेक्ट है उसका सम वो ज़ीरो हो, तो उस केस में बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एक और डेफिनेशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में, येलो कलर के ये बॉक्स में, कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो एक्सेलरेशन ना करे, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि एक्सेलरेशन एक बॉडी कब परफॉर्म करती है, जब उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, यानी कि वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ना हो रहा हो, आसान लफ्ज़ों में, तो फिर हम कहेंगे कि उस बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का लफ्ज़ जो है नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब साकिन होता है, यानी ऐसी चीज़ जो रुकी हुई हो, और डायनामिक का मतलब मोशन से है, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम की हालत होगी जिस हालत में बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो वो स्टेट बॉडी की क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके आगे एग्जांपल है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग। उसके बाद अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट वॉल विद हेल्प ऑफ रोप एंड अ हैंगिंग वेट ETC। तो ये ढेर सारी इसकी एग्जांपल लिखी हुई हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट की हालत में है। तो इस तरह आप और भी इसकी एग्जांपल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नाम से ही आपने इसको याद रखना है कि जब मोशन होगी तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब मोशन नहीं होगी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। इसकी एग्जांपल है पैराट्रूपर मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यही एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी थी, जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली डेफिनेशन रीड की थी। तो यानी पैराट्रूपर यानी छाताबरदार जो पैराशूट पहन के नीचे आते हैं, ठीक है, प्लेन वगैरह से जब वो जंप करते हैं, तो वो जो जिस वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे होते हैं उनकी वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो उस केस में वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन हैं टाइप्स के साथ। बाकी आगे कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी इक्विलिब्रियम की, जो कि बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी, ठीक है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। तो 2 कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। देयर आर 2 कंडीशन फॉर इट, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में फोर्सेस के बारे में होगा और सेकंड कंडीशन में टॉर्क के बारे में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टॉर्क का लेक्चर नहीं लिया हुआ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टॉर्क का लेक्चर लें, फिर आपको ये सेकंड कंडीशन भी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास m है, अगर इस बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, यानी इस पे F1 फोर्स एक्ट कर रही है, F2, F3, F4, जितनी मर्जी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, लेकिन तमाम फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट करने के बाद इसे मूव नहीं करवा रही, ये रेस्ट की हालत में, यानी उन फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो है। तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन स्टेटमेंट है फर्स्ट कंडीशन की। इसके अलावा एक और आप इसके बारे में चीज़ याद रख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि लेट अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट देयर रिजल्टेंट इज़, ये आपको इन फोर्सेस का रिजल्टेंट दिया हुआ है, यानी अगर ये बॉडी है इसके ऊपर ये F1 फोर्स एक्ट कर रही है, F2 फोर्स, F3 फोर्स और बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो जो उन फोर्सेस ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, यानी कि इसका ये मतलब है इन सब का प्लेन जो है वो कॉमन है, एक प्लेन के अलोंग ये एक्ट कर रही हैं फोर्सेस, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी हम इन सब फोर्सेस को सम कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, तो इनका जो आंसर आएगा वो सिग्मा F के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी अभी बेसिक इक्वेशन बनी फोर्सेस के रिजल्टेंट की।
दीज फोर्सेज कैन बी रिजोल्व इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने इन फोर्सेज को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। बाकी ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसका लेक्चर भी मौजूद है, तो भी आप पहले अच्छे से समझ सकते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास फोर्स हो या कोई भी वेक्टर हो, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास वो टोटल फोर्स के इक्वल आ जाती है। तो कोई भी वेक्टर है, आपने हमेशा याद रखना है उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। आप डायग्राम के ज़रिए भी इसको समझ सकते हैं। ये फोर्स है तो इसका अगर ये इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा एफ एक्स, जिसको हम कहते हैं एफ कोस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग भी इसका कंपोनेंट होगा जिसको हम कहते हैं एफ वाई, जो कि होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं इन्हें। तो ये F1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा F1x प्लस F1y। ठीक है, 1 इसीलिए साथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ये फर्स्ट फोर्स है। इसके बाद सेकंड फोर्स है F2x प्लस F2y। फिर F3 के बारे में भी आपने ऐसे लिखना है, और ये ढेर सारी जितनी भी फोर्सेज हैं Fn तक वो सारी यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तमाम फोर्सेज का जो सम है वो जीरो है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों को प्लस करेंगे या जितनी भी फोर्सेज हैं सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं, फिर वाई कंपोनेंट्स को प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि फोर्सेस के तमाम एक्स कंपोनेंट्स का सम। F1 का एक्स कंपोनेंट आ गया, F2 का एक्स कंपोनेंट आ गया, ये F3 का एक्स कंपोनेंट आ गया, यानी अभी आपने ये सारी चीज़ें प्लस कर दी एक्स कंपोनेंट और इन सबको जीरो के इक्वल रख दिया। इसके बाद सिग्मा Fy, यानी आपने फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को प्लस करना है इन सबको, तो F1y F2y F3y सारे प्लस हो जाएंगे, आगे डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल जीरो। तो ये कंडीशन के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इनका सम जीरो के इक्वल रखा है। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब आप इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, सिग्मा F इज इक्वल टू सिग्मा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये वाली जो थी। ठीक है, ये तमाम फोर्सेस को हमने प्लस किया था तो उनका रिजल्टेंट इसके इक्वल आया था सिग्मा F के। तो F1 की जगह पे आप लिख सकते हैं F1x प्लस F1y, F2 की जगह आप लिख सकते हैं F2x प्लस F2y, यानी इन तीन सारी फोर्सेस की जगह आपने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख दिए जो आपने यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना है, वाई कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना है। F1x F2x ये सारे एक्स कंपोनेंट आ जाएंगे और ये सारे Fy कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब इन कंडीशन के मुताबिक सिग्मा Fx जो है वो भी जीरो है और सिग्मा Fy है वो भी जीरो है, तो इसकी जगह भी हम जीरो पुट कर देंगे और इसकी जगह भी यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर टोटल क्या आ जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा, यानी टोटल जो सम है फोर्सेस का वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। और यही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ जीरो। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसको हम सम कहते हैं या ये रिजल्टेंट होता है तमाम वेक्टर या तमाम जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उनका। तो ये फर्स्ट कंडीशन की डेरिवेशन थी। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन फर्स्ट कंडीशन की, वो देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है कि द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो होगा, यानी एफ एक्स जीरो हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, F1x प्लस F2x प्लस F3x ये सो ऑन। ठीक है, यानी फोर्स के एक्स कंपोनेंट सारे उनको प्लस करेंगे तो उनका सम जीरो। इसी तरह सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी जीरो। वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाले भी तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए, सेम इसी तरह। ठीक है, तो ये इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरह डेरिवेशन से देखकर ये अखज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, इसमें टॉर्क के बारे में डिटेल से हम देखेंगे लेकिन अगर आपने टॉर्क का लेक्चर नहीं लिया हुआ तो पहले आपको वो लेना चाहिए, फिर आपको ये सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी फिर भी टॉर्क होता क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो, ठीक है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एफ एक्ट करे, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एफ एक्ट करे और फोर्स के एक्ट करने की वजह से ये बॉडी रोटेट करने लग पड़े, इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस रोटेशन को यानी इसके टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वो टॉर्क है। ठीक है, जिसका फार्मूला हमने टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल पढ़ा है, या जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और इसका यूनिट था न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये टॉर्क है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। ये इसकी सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट है, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर ये पेन है, इस पेन के ऊपर यहाँ से फोर्स एक्ट कर रही है और ये इस तरह रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है इसके अंदर, इस तरह यहाँ से भी एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करे और यहाँ से भी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और ये पेन जो है मज़ीद रोटेट नहीं करेगा बल्कि रेस्ट की हालत में रहेगा, यानी इसके ऊपर जो एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उस केस में ये जो बॉडी है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगी। ठीक है, तो ये है सेकंड कंडीशन।
कंडीशन इक्विलिब्रियम की। तो आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2। F1 जो फोर्स है वो इस रिजिड बॉडी को इस तरह घुमा रही है, और ये जो F2 फोर्स है इस बॉडी को इस तरह घुमा रही है, इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो F1 इसके अंदर नेगेटिव टॉर्क पैदा कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और ये जो है पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है F2, क्योंकि ये F2 के लगने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो ये आप इस तरह पेन की मदद से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी तो ये इस तरह इसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रही है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से टॉर्क नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ से फोर्स F2 एक्ट करेगी इसके ऊपर, तो वो बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर टॉर्क पैदा कर देगी। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। कंसीडर रिजिड बॉडी, 2 फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर एक्टिंग ऑन इट। F1 प्रोड्यूसेस नेगेटिव टॉर्क ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन एंड F2 प्रोड्यूसेस पॉजिटिव टॉर्क ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरह आप इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन को डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आगे इसकी मजीद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉर्क ऑफ F1 क्या आ जाएगा, τ1, और टॉर्क ऑफ F2 क्या आ जाएगा, τ2। ये हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी F1 τ1 इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, और F2 जो फोर्स है वो इसमें τ2 टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है। अब ये दोनों टॉर्क सेम है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। यानी अगर ये 40 न्यूटन मीटर है तो ये भी 40 न्यूटन मीटर ही होगा, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लेकिन जो क्लॉकवाइज है वो F1 प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे, और F2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है, तो इसलिए वो पॉजिटिव टॉर्क होगा। ये भी आपने MCQs के लिए भी इसे याद रखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज के केस में माइनस आता है और एंटी क्लॉकवाइज के केस में प्लस आता है, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, F2 का जो टॉर्क है वो भी τ1 ही लिख दिया यहाँ पर। उसकी वजह ये है क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम साइन का लाजमी ख्याल रखेंगे, एक के साथ माइनस लाजमी लगा लेंगे। देयर रिजल्टेंट अब हम फाइंड करेंगे, सिग्मा τ आ जाएगा, ठीक है। τ1 प्लस τ2, यानी 2 फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज के टॉर्क आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब τ1 ऐसे ही आ गया, τ2 की जगह पे आपने क्या लगा देना है, माइनस τ1 लगा देना है, जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो आगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये वही उसकी स्टेटमेंट है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, हैंस नेट टॉर्क और बॉडी इज़ 0, ठीक है। यानी बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क्स का सम जो नेट है, जो रिजल्टेंट है, वो क्या होगा, 0 होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी ये भी इसकी सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सेपरेट शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम नाम से जाहिर है कि जब एक बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में हो, यानी इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, तो वो बॉडी क्या होगी, वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अब बॉडी सेट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ़ इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के मुताबिक उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0, और सेकंड के मुताबिक उस पर एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क्स का सम क्या हो, 0 हो। यानी आप इसकी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, ठीक है। तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम की एक अच्छी मिसाल है। तो ये आज का लेक्चर था इक्विलिब्रियम का। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।